वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ख्वाचोंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वुहान जो है उसने तो CSE 2026 की अनाउंसमेंट कर दी है। तो आज हम उस पर एक वीडियो बनाते हैं और रिव्यू करते हैं कि उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसका फॉर्म किस तरह फिल होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनकी वही सेम ही है तकरीबन। मास्टर्स की जो एज लिमिट है वो 35 है और PhD एज लिमिट इज़ 40। एप्लीकेंट शुड बी अंडर एज ऑफ 40। और उसके साथ साथ इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर चाइनीज़ मीडियम देन यू मस्ट हैव एटलीस्ट HSK 4 and HSK 5 for management and other related measures. And if you are applying for English majors then you must have already passed the TOEFL, IELTS, GRE, ATC, and equivalent certificates are also accepted. And applicants whose prior teaching language is Chinese or English do not need to provide language certificates. और CGP के हवाले से यह है कि मिनिमम दे रिक्वायर 3 out of 4 and 3.7, 5 out of 5, and in terms of percentage it is minimum, their minimum requirement is 75. इसके अलावा जो है इनका एडमिशन प्रोसेस के जो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं ना क्या क्या सूरत हाल है। इनकी डेडलाइन जो है वो मार्च 2026 की पहली तारीख है और 15 अक्टूबर से इनका सिस्टम शुरू हो चुका है, एप्लीकेशन सिस्टम। सबसे पहला स्टेप ये है कि इनका हस्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में इधर जाके हमें फॉर्म सबमिट करना है इस वाले पोर्टल पे। उसके बाद दूसरा ये स्टेप इनका है कि आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। उसके बाद इनकी टेस्ट है, टेक द ऑनलाइन लैंग्वेज टेस्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तीसरे स्टेप में आप लोगों को ये टेस्ट करनी है। जब आप लोग फॉर्म सबमिट कर देंगे तब जाके आप लोगों को ये टेस्ट के लिए बुलाएंगे। और चौथे स्टेप में अगर आप टेस्ट पास कर जाते हैं तो फिर आप लोगों को वो कहेंगे कि भाई आप फ़ीस पे करो। ये भी अच्छी बात है कि मतलब अगर आप स्टेप पे पास कर जाएंगे तो भी जाके वो आप लोगों को कहेंगे कि भाई आपने फ़ीस पे करें। जैसे ही आप लोग फ़ीस पे करेंगे तो फिर ये आप लोगों को ये एक जो है जो भी स्कूल से सपोज़ आपने स्कूल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई किया हुआ है तो वहाँ पे ये जो है आपकी एप्लीकेशन उसको फॉरवर्ड करेंगे, वहाँ पे वो रिव्यू करेंगे और जो भी वहाँ से पास हो जाएगा उसको प्री एडमिशन लेटर अगर मिल जाता है आपको इस यूनिवर्सिटी से तो ऐसे समझें कि आपके जो है सिलेक्शन चांसेस तकरीबन 80% है। उसके बाद तकरीबन रिजेक्शन नहीं होती। और उसके बाद जो भी अगर और कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूछते हैं तो ये तकरीबन नॉन अकेडमिक होंगे, जैसे फ़ीस और ये अकेडमिक लेटर वगैरह। तो और उसके बाद आप लोगों ने एडमिशन का वेट करना है। और जैसे ही CSE की अनाउंसमेंट होगी तो ये आप लोगों को एडमिशन नोटिस और JW फॉर्म देंगे वीज़ा के लिए। अच्छा, फ़ीस पे करनी, फ़ीस ये है जो तकरीबन 600 युआन है। 600 मल्टीप्लाई बाय 40 के राउंड अबाउट तकरीबन 24,000 इनकी फ़ीस है। और आप लोग इसको पे कर सकते हैं चाइना के किसी भी बैंक के हवाले से, अली पे से, वीचेट से, और इंटरनेशनल जो भी आपका कार्ड है वीज़ा या मास्टर तो आप लोग उससे भी। और उसकी डेडलाइन जो है वो 1 मार्च 2026 है। और अगर आपने फ़ीस पेमेंट नहीं की टाइम पे तो आपकी एप्लीकेशन अनकम्प्लीटेड हो जाएगी और प्रोसेस नहीं करेंगे उसको। डॉक्यूमेंट्स
कि इसके लिए कौन से चाहिए और उनको किस तरह प्रिपेयर करेंगे, उसके थोड़ी बात कर लेते हैं। एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों को एकेडमिक सर्टिफिकेट्स जैसे आपकी डिग्री हो गई और दूसरे पे ट्रांसक्रिप्ट हो गए और पर्सनल स्टेटमेंट, introduce yourself in details explaining your understanding of China, list the reason and your expectation from studying it first। ये आप लोगों की पर्सनल स्टेटमेंट में होनी चाहिए और उसके साथ साथ पर्सनल इंट्रोडक्शन वीडियो वो मैंने फॉर्म में जो जहाँ पे ये फॉर्म में वीडियो अपलोड होगा वहाँ पे मैंने बताया हुआ कि इस वीडियो में क्या क्या होना चाहिए। और 60 सेकंड से कम होना चाहिए वीडियो, आइदर इन इंग्लिश एंड चाइनीज़, जो भी दिल है आप लोगों का। उसमें सीवी है, आप मस्ट इंक्लूड एजुकेशनल बैकग्राउंड, वर्क एक्सपीरियंस, पब्लिकेशन लिस्ट इफ़ अवेलेबल। रिसर्च स्टडी प्लान जो है वो 100 वर्ड्स 1000 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्ट्रक्चर शुड बी टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी, सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च एंड रेफरेंसेस। ये आप लोगों को रिसर्च प्रपोजल इस तरह का होना चाहिए आप लोगों का, या स्टडी प्लान जो भी आप लिख रहे हैं। और राइटिंग सैम्पल, ए रिटन वर्क सबमिटेड फॉर आइदर और अ ग्रेड और पब्लिकेशन। वही है कि अगर आपने किसी चीज़ के हवाले से ये पब्लिश किया हुआ है तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, ये द पेपर क्लोजली रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ स्टडी विच यू विश टू परस्यू इन द डिवीजन वुड बी प्रेफर्ड। अच्छा, वो वाला पेपर जो आपके फील्ड से रिलेटेड है वही मतलब इसको प्रेफर किया जाएगा। इंग्लिश सर्टिफिकेट्स, इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट या चाइनीज़ प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, तो इंग्लिश रिकमेंडेशन लेटर साइन बाय फॉर्मर प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर। अच्छा, इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है तो आपका जिसे भी रिकमेंडेशन ले रहे हैं वो आपका लेक्चर और असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं होने चाहिए। एक्सेप्टेंस लेटर इशूड बाय prospective supervisor from host ऑप्शनल है, completely ऑप्शनल है। और रिक्वायर्ड बाय सम स्कूल, कुछ स्कूल्स में लाजमी है तो वो फिर बाद में देखते हैं। अच्छा, ये तो हो गए सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। नॉन एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स में आपका पासपोर्ट हो गया, फिजिकल फिटनेस फॉर्म हो गया और नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड हो गया। सेल्फ फंडेड अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने बैंक स्टेटमेंट शो करनी है 5000 की। स्कॉलरशिप के लिए तो फिर आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अपलोड करना है। फ़ीस डिटेल्स ये हैं, मगर मेरे ख्याल में इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ज़्यादातर बंदे जो हैं पाकिस्तानी वो इंग्लिश में ही अप्लाई करेंगे और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे। अकोमोडेशन भी इसका अकोमोडेशन ये है कि अगर आप सी एस सी पे आपको मिल जाएगी तो वो उसमें कवर हो जाएगी, तो इसमें भी वो करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये कुछ जिन्होंने फ़ीसें लिखी हुई है कि इतना आ जाएगा। इसके बाद हम इनके प्रोग्राम्स जो हैं वो देख लेते हैं। ये इनके जो है इंग्लिश मीडियम मास्टर्स के प्रोग्राम हैं और स्कूल तकरीबन मास्टर्स के सारे के दे रहे हैं। ये एम वाले जो हैं वो मास्टर्स के हैं, टी वाले डॉक्टरेट के हैं। तकरीबन तकरीबन हर फील्ड में ऑफ़र दे रहे हैं ये। और स्कूल ऑफ एजुकेशन में है इनका, लॉ में ये सिर्फ पीएचडी को दे रहे हैं, करवा रहे हैं। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी है इनकी, इकोनॉमिक्स में है, फाइनेंस में है और मास्टर्स पीएचडी तकरीबन सब में ही है। सिविल है, लाइफ साइंसेज में बॉटनी है, जूलॉजी है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, ये तकरीबन और सब में इंग्लिश में ही प्रोग्राम है इनके। और इंजीनियरिंग के हवाले से मैकेनिकल है और ये सारी डिटेल्स हैं इनके। स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, आर्टिफिशियल साइंस एंड इंटेलिजेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मास्टर्स दे रहे हैं, पीएचडी भी दे रहे हैं उसमें। बहुत ही मतलब तकरीबन जो भी मेजर है मोस्टली जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जाते हैं वो तकरीबन यहाँ पे अवेलेबल हैं।
अच्छा, ये पीएचडी के मेजर्स हैं। अच्छा, ये है कि ये जो भी प्रोग्राम्स हैं ये पीएचडी के हैं सारे के सारे। और उसमें ये जो भी प्रोग्राम्स हैं जिनके सामने ये ट्रायंगल बना हुआ है वहाँ पे एक्सेप्टेंस लाजमी है। कुछ जो हैं जैसे यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग नहीं है, स्कूल ऑफ डिज़ाइन, उधर एक्सेप्टेंस लाजमी नहीं है। सिविल में उसमें भी लाजमी नहीं है, इन दोनों में लाजमी नहीं है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी लाजमी नहीं है, और लॉ में भी लाजमी नहीं है, सोशोलॉजी में भी लाजमी नहीं है। और बाकी तकरीबन मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग जो डिसिप्लिन्स हैं, लाइफ साइंसेस के हैं, कंप्यूटर साइंस के हैं, केमिस्ट्री के हैं, उनमें एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो लाजमी है। पोर्टल है ख्वाचोंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। ऑनलाइन इसमें फॉर्म फिल होगा इनका, तो रजिस्टर करते हैं। ये डिटेल्स पढ़ लेनी है आपने, फिर ये एक्सेप्ट करनी है। ईमेल, पासवर्ड, और पासवर्ड कंफर्म करना है, और ये पासवर्ड लगाना है तो आपकी ईमेल आ जाएगी कंफर्मेशन। तो इसको आपने एक्टिवेट करनी है, तो अकाउंट आप लोगों का एक्टिवेट हो जाएगा। लॉगिन उसके बाद करना है आपने। तो मैंने ये अकाउंट फिल किया हुआ है, तो उस हवाले से डिटेल्स फ़िलहाल इसको मैं एडिट कर रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप आएगा कि आप लोगों ने प्रोग्राम सेलेक्ट करना होगा कि मास्टर्स डिग्री इंग्लिश में, या मास्टर्स होगी या पीएचडी जो भी है इंग्लिश में या चाइनीज़ में। तो मैंने सेलेक्ट किया है फ़िलहाल आज के लिए मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम, और 2 साल का है इंग्लिश में। ये इसकी बेस्ट ऑप्शन ये है कि इधर मतलब बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं इंग्लिश में, ऑफ़र कर रहे हैं तकरीबन सब मेजर्स। यहाँ से प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं कि हम मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और ऑटम 2024 के लिए, और इंग्लिश में। तो आप लोग देखें यहाँ पे तकरीबन काफ़ी मतलब प्रोग्राम्स हैं इंग्लिश में, सारे के सारे ये 2 साल के ही हैं तकरीबन। पीएचडी में चेक कर लेते हैं, तो पीएचडी इंग्लिश और ऑटम में ही शुरू हो रहे हैं सारे के सारे। तो इसमें भी तकरीबन इन्होंने अच्छे खासे प्रोग्राम्स इन्होंने दिए हुए हैं, तकरीबन सारे के सारे 4 साल के ही हैं। तो अभी हम मास्टर्स चेक करते हैं और अप्लाई शुरू करते हैं। से सपोज मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें मैं अप्लाई पे क्लिक कर रहा हूँ। ये आगे डिटेल्स आप लोगों ने फिल करनी है, ये तो ऑटोमेटिकली आपने जो सिलेक्ट करेंगे वही यहाँ पे डिटेल्स आएंगी। और उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते जाने हैं। स्टडी प्लान आप लोगों ने पहले सेट करना है, पीडीएफ में कन्वर्ट करके रखना है, मैंने अपलोड कर दिया। रिकमेंडेशन लेटर्स, रिकमेंडेशन लेटर 1, तो इस तरह मतलब करके बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों ने नाम देने हैं, रिकमेंडेशन 1 2 3। तो ये यहाँ पे 2 अपलोड करने हैं, तो हमने एक और अपलोड करना है इधर। रिकमेंडेशन 1 2, ये हो गया 2। और उसके बाद हमने पर्सनल स्टेटमेंट अपलोड करना है। पर्सनल स्टेटमेंट ये हमने वो अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद ये कंफर्म हो गया, उसके बाद आप अपने एक पर्सनल इंट्रोडक्शन वीडियो बनानी है। वीडियो में मैं काफ़ी मतलब पहले बता चुका हूँ कि वीडियो में क्या क्या ऐड करना है क्या नहीं करना। अच्छा, सबसे पहले आपने पर्सनल इंट्रोडक्शन में अपनी पहली डिटेल्स बतानी है कि आप हैं कौन, आपका नाम क्या है, कहाँ से हैं, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने बताना है कि आपने पढ़ा क्या हुआ है ना, कि कौन सी डिग्री की हुई है, बैचलर की हुई है, कौन से सब्जेक्ट में की हुई है। और उसके बाद आपने बताना है कि आपने रिसर्च प्रोजेक्ट कौन से किए हुए, मतलब बैचलर का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कौन सा था आपका, उसमें आपने क्या काम किया था, उसका मेथडोलॉजी क्या था, उसके रिजल्ट्स क्या थे।
और उसकी एप्लीकेशन क्या थी उस प्रोजेक्ट की, वो कहाँ पे एम्प्लॉय हो सकता था। और उसके साथ साथ आपने जो इंटर्नशिप की है या बैचलर के बाद कोई भी आपने वर्क एक्सपीरियंस किया हुआ है तो वो आप उसके बारे में बताएंगे कि बैचलर के बाद आपने क्या किया था। उसके बाद अगर पेपर वगैरह आपने पब्लिश किया हुआ है तो आप लोग वो भी बता सकते हैं कि उसके साथ आपने कोई इंटर्नशिप की है तो आप इंटर्नशिप के बारे में बता सकते हैं। अच्छा, ये बात हो गया, ये आपका हो गया बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के बाद अब आप बताएंगे उनको कि आपने फ्यूचर के बारे में कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है। मतलब से सपोज ह्वाचोंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप मास्टर्स के लिए कौन से प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें। से सपोज मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद आप बताएंगे कि भाई उस प्रोग्राम के लिए आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्यों, मतलब उसकी मतलब वर्ल्ड रैंकिंग अच्छी है, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग के बारे में बात करेंगे और प्रोग्राम की डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, यूनिवर्सिटी की लैब्स के बारे में बात करेंगे कि भाई इसमें यहाँ पे ये चीज़ें बेहतर हैं इसलिए मैं इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ ये है कि आप अगर आपके पास प्रोफेसर है तो आप उसके बाद प्रोफेसर के हवाले से बताएंगे कि भाई ये फ़लाँ प्रोफेसर के साथ मैं काम करने जा रहा हूँ, उसने मुझे एक्सेप्टेंस दिया हुआ है और मैं उसके साथ फ़लाँ टॉपिक पे काम करूँगा। और उसके साथ साथ आप फिर आप उसके बाद बताएंगे कि भाई वाई हुआचोंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसमें आप यूनिवर्सिटी की रैंकिंग प्रोफेसर के हवाले से बताएंगे, उस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बताएंगे कि भाई आपने उसके अलावा लैब्स अगर उनकी कोई अच्छी हैं, उसके अलावा कोई उसकी और कोई ख़ास बात है यूनिवर्सिटी की तो उसके बारे में बात करेंगे। और उसके साथ साथ आप वाई चाइना एक दो सेंटेंसेस उसके हवाले से भी बात कर सकते हैं। और उसके साथ ये है कि आखिर में आप लोग अपने फ्यूचर प्लान्स बताएंगे कि भाई मैं अगर से सपोज़ वहाँ पे मास्टर्स करने जा रहा हूँ तो मास्टर्स करने के बाद मेरे क्या प्रोग्राम्स हैं, मास्टर्स करने के बाद मैं क्या करूँगा। मैं से सपोज़ आप कह सकते हैं कि मास्टर्स के बाद यू विल गो फॉर द पीएचडी, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आफ्टर पीएचडी यू विल गो फॉर द पोस्ट डॉक्टरेट समथिंग लाइक दैट। इस तरह के मतलब आप एक क्लियर विजन देना है अपने वीडियो में। सबसे पहले पर्सनल डिटेल देनी है कि भाई आप हैं कौन, ठीक। उसके बाद आपने अपना बैकग्राउंड बताया कि क्या कर आपने क्या किया हुआ है। उसके बाद आपने फ्यूचर बताना है कि भाई आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और आखिर में आपने ये करना है, आखिर में आपने फ्यूचर प्लान बताने हैं कि भाई आप इस प्रोग्राम के बाद क्या करेंगे। तो ये हो गया आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन वीडियो। और इस वीडियो की ये है कि आपने MP4 में रखना है इसकी जो फाइल है फॉर्मेट। और उसके साथ साथ ये इनकी एक डिटेल है कि 50 MB से ज़्यादा ना हो वीडियो। तो ये हमारा वीडियो आ गया। वीडियो के बाद हमें अपलोड करना है एक्सेप्टेंस लेटर। ये भी देख सकते हैं कि आप विदाउट एक्सेप्टेंस भी अप्लाई कर सकते हैं, ये वाजिब नहीं है, अगर है तो आपने अपलोड कर देना है। और अदर मटेरियल्स में आप लोग अपनी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड कर सकते हैं। सेव और नेक्स्ट करेंगे उसके बाद। और अपनी जो है अपने इंफॉर्मेशन फिल करनी है। अपलोड योर फोटो, इसमें आप लोग ये कर सकते हैं कि इसको रोटेट लेफ़्ट राइट, और अगर सही है, यहाँ ये देखिए यहाँ पे सही है, यहाँ इधर थोड़ा कम है तो ये यहाँ पे बिल्कुल ओके है। यहाँ क्या कहते हैं सेव चेंजेस करेंगे तो ये आप लोगों का फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है, आप लोगों ने सिंपली सेलेक्ट करनी है, ऐड करनी है। इतनी इसमें कोई ख़ास डिफ़िकल्ट है नहीं। तो आप लोग इसको फिल करें। अच्छा, इसके बाद आप लोगों ने इधर CV अपलोड करनी है। तो CV के बाद आप लोगों ने यहाँ पे, अच्छा ये देखिए ना, नाम बहुत ही मतलब ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों ने हर चीज़ के लिखने हैं।
उसके बाद आप लोगों ने अपनी फैमिली डिटेल्स देनी है, फादर मदर और उसके अलावा अंकल, जो भी आप देना चाहें, कम से कम 2 देने हैं। इसके बाद अच्छा, ये मैंने रिलीजन नहीं सेलेक्ट किया हुआ तो इसलिए करा है। यहाँ पे आप लोग इस्लाम करेंगे, उससे नेक्स्ट करेंगे तो ये आप लोगों का दूसरे स्टेप में चला जाएगा फॉर्म। इसके साथ आप लोगों ने ये सिलेक्ट करने हैं आपके जो भी डिग्रीज किए हुए हैं आपने को ने वो करने, अपलोड करने और उनके डिटेल्स फिल करने। और उसके साथ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमारी चाइनीज़ थी या इंग्लिश थी, आपकी CG पे लिखनी है। सर्टिफिकेट अपलोड करना है अपने डिग्री का, और डिग्री सर्टिफिकेट यह होगी डिग्री। तो उसके साथ यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है। ये होगी हमारी ट्रांसक्रिप्ट। तो अगर कोई पेपर पब्लिश किया है तो यस करके अपने डिटेल्स देनी है और उसको अपलोड भी करना है आप, नहीं तो फिर नो करें। राइटिंग सैम्पल में अगर आपने कोई भी पेपर शेपर लिखे हुए हैं तो वो दे सकते हैं, नहीं तो फिर आप लोग अपनी थीसिस भी दे सकते हैं बैचलर वाली। या कोई अगर आपने कोई किसी न्यूज़पेपर में या किसी और वेबसाइट पे कोई एक आर्टिकल लिखा हुआ है, वो उसकी लिंक है तो आप लोग वो भी दे सकते हैं। काम हमने नहीं किया हुआ पहले, चाइनीज़ प्रोफेशन थी, नन है इंग्लिश हमारी, डिग्री टॉट इन इंग्लिश ये लिखना है आपने। और ये आप लोगों ने इंग्लिश प्रोफेशनली सर्टिफिकेट ऐड करना है और फिर उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। इमरजेंसी कांटेक्ट देना है आप लोगों ने, उसकी ईमेल्स ये वो। अच्छा, ये इमरजेंसी कांटेक्ट बंदा हमेशा उस बंदे का ही दे जो क्या कहते हैं, मतलब इंग्लिश सही करके बोल सकता हो ना। और लास्ट में ये है कि हाउ टू रिसीव एडमिशन नोटिस, आप लोगों ने नोटिस किस तरह देना है, लेना है। तो प्लीज़ पोस्टेड टू माई एड्रेस स्टेटेड इन द एप्लीकेशन। ठीक हो गया। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे हम। इसके साथ ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई भी अगर आपने अपलोड करने हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर नो करें। इधर सर्वे है कि आपने कहाँ से ये चीज़ उनकी एडमिशन मिली, ये एडमिशन की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली आप लोगों को। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन इतनी लाजमी नहीं है, देना चाहते हैं तो भी ठीक है, नहीं देना चाहते हैं तो भी ठीक है, विचेट दे दिया करें, कोई मसला नहीं है। उसके बाद सेव नेक्स्ट, उसके बाद प्रीव्यू करना है आप लोगों ने ये फॉर्म A to Z, और ये डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं कि भाई सही जगह पे सही डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, आप लोगों ने अपलोड किए हुए हैं A to Z। उसके बाद फिर आप लोगों ने सबमिट कर देना है। उसके नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों को फ़ीस पे करनी पड़ेगी। जैसे यूनिवर्सिटी का रिव्यू पास होगा तो आप लोग फ़ीस पे करेंगे, फिर आप लोगों को ये देंगे प्री एडमिशन लेटर। तो ये है कि क्योंकि मैं सबमिट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे अप्लाई करना नहीं है, तो आप लोग इसको सबमिट करें उसके, क्योंकि अभी इसके बाद कोई इतनी ख़ास डिफ़िकल्ट चीज़ रहती नहीं है। तो ये थोड़ी बहुत स्ट्रेटजीज हैं कि हम किस तरह अपने चांसेस इंक्रीज कर सकते हैं चाइनीज़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ ये है कि चूज़ द राइट प्रोफेसर, कि जो बिल्कुल आपके फील्ड से रिलेटेड हो, उससे हट के नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाद में फिर चांसेस कम हो जाते हैं। और कम से कम प्रोफेसर जो है वो फुल प्रोफेसर होना चाहिए, और कोशिश करें प्रोफेसर डीन लेवल का हो, यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का डीन हो, या क्या कहते हैं, जितना प्रोफेसर आपका स्ट्रांग होगा उतने आप लोगों के सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। ऐसा ना हो कि प्रोफेसर लेक्चर हो, क्योंकि लेक्चरर और जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं वो उनका इतना असर रसूख नहीं होता, तो उनके एप्लीकेंट्स को उतनी अहमियत नहीं दी जाती। तो ये जितना आपका प्रोफेसर स्ट्रांग होगा उतनी आप लोगों की, ऐसे समझें कि
चांसेस बढ़ जाएंगे इन सिलेक्शन के। उसके बाद दूसरी बात ये है कि क्या कहते हैं, सीजीपीए आपका अच्छा होना चाहिए। सीजीपीए मैटर्स। ये बंदे जो कहते हैं कि भाई सीजीपीए का मसला नहीं है, सीजीपीए का ये है कि जितनी ज़्यादा हो उतनी अच्छी है। 4 आउट ऑफ 4 हो तो क्या ही बात है, 3.5 है तो भी बेहतर है, 3 से अब वो बेहतर है। बाकी ये है कि अगर आप बाई चांस अगर आपकी कम है, अगर 2.7 है, 2.5 है, तो इसके लिए ये नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते, अप्लाई ना करें। आप अप्लाई लाजमी करें। काफ़ी सारे बंदे हैं जिनको हमने देखा हुआ है इस सीजीपीए पे भी उनकी एडमिशन हो गई है। कुछ तो मास्टर्स करके आए हुए हैं वहाँ से। तो वो उसको क्या कहते हैं, आप लोग ना करें, डिसर्ट ना हो और लाजमी अप्लाई करें। और उसके साथ साथ अगर आपकी सीजीपीए कम है तो आप लोग ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स करें, पेपर पब्लिश करने की कोशिश करें लोकल कॉन्फ्रेंसेस में, पाकिस्तान में जो भी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। और साथ साथ ऑनलाइन कोर्सेज करके आप लोग अपना प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करें। अगर आपकी सीजीपीए कम है तो उसको कवर करने की कोशिश करें। उसके बाद तीसरी पॉइंट ये है कि क्या ही बात है अगर आपकी मास्टर्स या बैचलर जो डिग्री है वो आउट ऑफ पाकिस्तान से हो, तो उसको ज़्यादा चांसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू जिसकी लोकल डिग्री हो, क्योंकि बाहर की तकरीबन यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान से काफ़ी बेहतर है। उसके बाद यह है कि आपकी सीवी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। सीवी स्ट्रांग किस तरह बनाएंगे वो मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में बता चुका हूँ। और ए टू जेड मतलब उसमें चीज़ें होनी चाहिए। आप कौन है, आपने क्या किया हुआ है, आपने कौन से सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, आपने कौन से रिसर्च प्रोजेक्ट किए हुए हैं, आपने कौन सी पब्लिकेशन लिखी हुई हैं, ये सारी डिटेल्स उसमें होनी चाहिए। वॉलंटियर वर्क आपने क्या किया हुआ है, आपको सॉफ्टवेयर कौन से आते हैं, ये सारी डिटेल्स होनी चाहिए। स्ट्रांग सीवी उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप लोग वो देख सकते हैं इसके लिए। उसके बाद यह है इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिकेशन के हवाले से, यह है कि पब्लिकेशंस आपका बहुत ही मैटर करती हैं आपकी सिलेक्शन में, अगर आपके पास हैं तो। अगर नहीं है तो फिर तो कुछ भी नहीं कर सकता बंदा। और सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप लोगों की फ़र्स्ट ऑथर पब्लिकेशन होनी चाहिए। एक हो, दो हो, तीन हो, जितना हाई इम्पैक्ट हो क्या ही बात है। अगर हाई इम्पैक्ट नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है, अगर आपकी फ़र्स्ट ऑथर पब्लिकेशन हो। हाँ, मगर ये है कि बोगस जर्नल्स में ना हो। जर्नल्स अच्छे पब्लिशर का हो, जैसे एल्सवेयर हो गया, स्प्रेंजर हो गया, साइंस हो गया, नेचर हो गया, विले हो गया, टेलर एंड फ्रांसिस हो गया। इस तरह के जो रेप्यूटेबल जर्नल्स हैं और रेप्यूटेबल पब्लिशर्स हैं उनमें पब्लिश करें, ना कि बोगस इंडियन जर्नल्स में। तो और क्या कहते हैं, अगर आपके फर्स्ट आथर पेपर हैं तो बेहतर है, अगर आपके को आथर हैं तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी उससे जिससे पेपर ही नहीं है। बाकी ये अगर आपको एक दो बंदों के पास, एक के पास फर्स्ट आथर पेपर है, एक के पास को आथर पेपर है, तो ऑफ कोर्स प्रायोरिटी उसको मिलेगी जिसका फर्स्ट आथर पेपर होगा। और सीवी में लाजमी लिखें अगर आपकी पब्लिकेशंस हैं तो। उसके बाद ये है कि रिसर्च प्लान आप लोगों का किस तरह होना चाहिए। सबसे मेन जो वो है क्या कहते हैं टिप, ये है कि आप लोगों का रिसर्च प्लान एआई से रिलेटेड होना चाहिए। जो भी आप फील्ड में हैं, जिसमें भी हैं, अगर आप एग्रीकल्चर के हैं, डीवीएम के हैं, मैकेनिकल के हैं, कोशिश करें कि आप उसको किस तरह किसी न किसी एंगल से जो है वो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई ना कोई टच दें उसको। और रिसर्च प्लान बनाने के बाद कोशिश करें, अगर आपका सुपरवाइज़र है तो आप लोग उससे बात करें, उससे फीडबैक लें। अगर सुपरवाइज़र नहीं है तो आप लोग अपने सीनियर्स उस फील्ड में जो हैं उनसे फीडबैक ले सकते हैं। और किस तरह बनाया जाए, उसके बनाने के लिए ये है कि आप लोग टॉप जो है 5-6 पेपर पढ़ें वेरी रिसेंटली जो पब्लिश हुए हैं 2025 में, 25 के नवंबर में, तो उनको मद्देनज़र रख के आप अपना रिसर्च प्लान बनाएं। उसके बाद ये है कि जो भी स्कॉलरशिप है, आंसू के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सीएससी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप सजेशंस टिप्स ट्रिक्स उनसे ही लें जो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ चुके हैं या वो स्कॉलरशिप विन कर चुके हैं। अच्छा, उनसे उनके सीजीपीए पूछें, उनकी पब्लिकेशंस कितने थे,
उस हवाले से फिर अपने देखें कि आपके कितने हैं, आपकी सीजीपीए क्या है, और उसे कंपेयर करके खुद को एवोल्यूट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये है कि राइट जो है, चूज़ द राइट इंस्टीट्यूट, उसका मतलब क्या है कि काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बंदे जो मतलब ये हैं कि जो मेन सिटीज़ में है ना, से सपोज बीजिंग, शंघाई, नानजिंग, शंजन, ग्वांजो, ये चाइना की बड़ी सिटीज़ हैं। तो इसमें ट्रैफिक भी ज़्यादा होता है, ज़्यादा बंदे अप्लाई करते हैं। तो आप लोग ये है कि उनको छोड़ के आप लोग जो कम इंस्टीट्यूट है, जो लेस नोन सिटीज़ हैं, उनको भी ट्राई करें, उनमें भी देखें, उनमें उधर अप्लाई करने की कोशिश करें। अच्छा, ये है कि आप लोग मतलब छोटे सिटीज़ को भी नज़रअंदाज ना करें, उसमें लाजमी अप्लाई करें। वो उनके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। फ़ायदा एक तो ये है कि वहाँ पे लिविंग कॉस्ट जो है बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू बिग सिटीज़ लाइक शंघाई एंड बीजिंग। और बाकी काफ़ी सारे बंदों को उधर पता भी नहीं होता कि भाई यहाँ पे भी यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे आप लोगों के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। फाइनल एडवाइस ये है कि भाई मोटिवेटेड रहना है। अगर आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा, कोशिश करती रहें, और कोशिश करें कि अगर आपकी बैचलर थीसिस से कोई काम किया हुआ है ढंग का, तो उसमें से पेपर पब्लिश करने की कोशिश करें, ऑनलाइन कोर्सेज करें, अपने प्रोफाइल को बेहतर से बेहतर करें, और अप्लाई इन एज मैनी एज कंट्रीज पॉसिबल। जितने ज़्यादा आपके पास चांसेस होंगे, उतने आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये था मेरे तरफ से थोड़े बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स टू हाउ टू इंक्रीज योर चांसेस। बाकी इसके लिए ये है कि अगर आपको कोई भी सवाल है किसी भी स्कॉलरशिप के हवाले से इन चाइना, तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून फॉर मोर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। होता कुछ इस तरह है कि जो पीएचडी या मास्टर्स स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप के लिए सर्च करते रहते हैं और ईमेल सेंड करते रहते हैं, कभी कभार 500 और 1000 ईमेल सेंड करने के बावजूद भी एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिलता। तो ये जो है एक तल्ख हकीकत है, वो हम सुनते रहते हैं। कभी ग्रुप में कौन पूछता है, कभी कोई और पूछता है कि सर मैंने इतनी ईमेल सेंड कर दी हैं, फिर भी कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, कोई प्रोफेसर रिस्पांस नहीं कर रहा। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए 2020 का मेरा एक पर्सनल तजुर्बा है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ आज, जिसमें मैं बताऊँगा कि भाई आप लोग एक्सेप्टेंस लेटर किस तरह ले सकते हैं चाइना में ईमेल किए बगैर। आप किसी प्रोफेसर के साथ कॉल करके वो एक्सेप्टेंस लेटर किस तरह लेंगे, तो इस पे हम बात करेंगे आज। तो ये क्योंकि मैंने जो लिया था एक्सेप्टेंस आंसू स्कॉलरशिप के लिया था और कॉल करके लिया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये तजुर्बा जो है बाकी बंदों के साथ भी शेयर किया जाए, ताकि उनको भी मतलब एक्सेप्टेंस लेने में आसानी हो। तो ये कंटेंट्स है, हम इन पे ज़्यादातर फोकस करेंगे कि प्रोफेसर क्यों रिप्लाई नहीं करते। पहले तो हम इस पे बात करते हैं। तो उमूमन एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो लेने के कौन से तरीके हैं, और एक्सेप्टेंस लेटर वक्त जो ईमेल या कॉल की जाती है उसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उम्मीद है कि अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे और इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, तो एट द एंड ऑफ दिस ईयर आप लोगों को होप के एक्सेप्टेंस लेटर भी मिल जाएगा और आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। तो काफ़ी सारे बंदे कहते हैं कि सर मैंने 1000 ईमेल सेंड किए हैं, 1500 ईमेल सेंड किए हैं, वाट एवर, मगर फिर भी रिप्लाई नहीं आया। तो प्रोफेसर रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं ना। तो उसके तकरीबन ऐसे समझे कि हज़ारों वजूहत हो सकते हैं। प्रोफेसर बिज़ी है, प्रोफेसर ने रिसर्च करना छोड़ दिया है, वो रिटायर हो रहा है, या आपका प्रोफाइल इतना अच्छा नहीं है, उस प्रोफेसर के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है, या आपकी सीजीपीए इतनी अच्छी नहीं है, या आपकी सीवी अच्छी नहीं है, या आपने जो रिसर्च प्लान वगैरह है वो अच्छा नहीं बनाया हुआ। तो इसके काफ़ी सारे वजह हो सकते हैं जिनको हम मतलब
कोई भी आपको हतमी तौर पे नहीं बता सकता कि भाई प्रोफेसर क्यों रिप्लाई नहीं करे। क्या पता उसके ग्रुप में वैकेंसी ना हो, क्या पता वो क्या कहते हैं उसके लैब में फंडिंग ना हो। तो उसको हम उस पर बात नहीं करेंगे कि प्रोफेसर क्यों रिप्लाई नहीं करे। अगर नहीं करे तो हम पहला मरतबा अगर ईमेल वाला मेथड फेल हो रहा है तो हम दूसरे मेथड पे बात करेंगे कि भाई हम कॉल के थ्रू एक्सेप्टेंस लेटर किस तरह ले सकते हैं। ये अमूमन पता है आप सब लोगों को कि हम दो मेथड्स ही हैं एक्सेप्टेंस लेने के, उन पे बात करते हैं। पहला ये ट्रेडिशनल जो आप लोगों को पता है कि हम ईमेल करते हैं प्रोफेसर को, ईमेल में सीवी सेंड करते हैं और उनको साथ में लिखते हैं कि ईमेल में आप कौन है, आपने क्या पढ़ा हुआ है, अपना बैकग्राउंड देते हैं और कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, कौन सी पब्लिकेशंस हैं आपके पास, और प्रोफेसर को आपने कहाँ ढूंढा और आपका प्रोफाइल किस तरह प्रोफेसर के साथ अलाइंड है, रिसर्च इंटरेस्ट आप लोगों का किस तरह एक दूसरे से मिलता जुलता है और आप इसके साथ क्यों काम करना चाहते हैं। ये हो गया ईमेल टू प्रोफेसर वाला ट्रेडिशनल मेथड। दूसरा मेथड ये है कि जो मैंने खुद आजमाया था 2020 में, कॉल टू प्रोफेसर एंड आस्क फॉर द एक्सेप्टेंस लेटर। तो मैंने 2020 में डायरेक्ट प्रोफेसर को कॉल की थी और मैं आज जो ये वीडियो है ज़्यादातर इसी पे फोकस होगा कि प्रोफेसर के साथ कॉल पे हम किस तरह बात करेंगे और क्या बात करेंगे, उसको ऐसी क्या चीज़ें कहेंगे कि वो इंस्पायर होके आपसे मोटिवेट होके और आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे। तो ये है कि सबसे पहले कि टाइम जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप प्रोफेसर को कॉल किस टाइम करेंगे। तो ये है कि आपने कॉल जो करनी है अर्ली इन द मॉर्निंग पाकिस्तान टाइम, अगर पाकिस्तान में है तो वो तकरीबन 5:30 बजे से लेके ऑनवर्ड, मतलब चाइना में उस वक्त बज रहे होंगे तकरीबन 8:30 बजे। 8:30 से लेके 11 बजे तक सुबह के टाइम में आप लोग कॉल कर सकते हैं और यही मेरे हिसाब से बेस्ट टाइम है ईमेल करने का भी और कॉल करने का भी। तो ये अभी 5 जो है मेन टिप हैं कि आप लोग प्रोफेसर को कॉल करते वक्त क्या करना चाहिए आपको। सबसे पहले कि आप लोगों को एक शॉर्ट सेल्फ इंट्रोडक्शन 30 सेकंड का 40 सेकंड का एक मतलब शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए आप लोगों को कि भाई आप हैं कौन, पहले पहले आपका नाम क्या है, आपने कौन सी डिग्री कंप्लीट की हुई है। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप बैचलर के लिए बताएंगे, अगर आपने पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग मास्टर्स का बताएं उसे। आई एम इंटरेस्टेड इन यूर रिसर्च ऑन से सपोज जो भी उसका रिसर्च डायरेक्शन है, सॉलिड लुब्रिकेशन है, ट्राइबोलॉजी है, नैनो मटेरियल्स है, वैक्सीन है, समथिंग लाइक दैट। एंड आई एम अप्लाइंग फॉर सीएससी स्कॉलरशिप। यहाँ पे अगर आप आंसू के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग कहेंगे कि आंसू स्कॉलरशिप आई वुड लाइक टू आस्क इफ़ यू आर एक्सेप्टिंग स्टूडेंट फॉर दिस ईयर। ये आप लोगों ने शॉर्ट मतलब 30 सेकंड के अंदर अंदर उसके साथ बोलना है और बोलना वेरी कॉन्फिडेंस के साथ है और एक्स्ट्रा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना आपने। स्लोली बात करनी है और पोलाइटली वेरी रिस्पेक्टफुल मैनर में बात करनी है आप लोगों को। और चाइनीज़ प्रोफेसर जो हैं वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं क्लियरिटी को ओवर स्पीड। अगर इवन आपकी इंग्लिश अच्छी है तो फिर भी आप लोगों को स्लो कम्युनिकेशन करनी चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता बात करनी चाहिए ताकि अगले बंदे को बात आपकी समझ आए तो आप लोग कहना क्या चाह रहे हैं। कोई भी मतलब लॉन्ग एक्सप्लेनेशन खामखा नहीं देनी कि भाई ये हो गया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, बड़ी बड़ी चीज़ें मतलब नहीं फेंकनी। तो आप लोगों को जो भी सेंटेंस बोलें सेंटेंस बाय सेंटेंस वर्ड बाय वर्ड उसको आसान भाषा में बोलें ताकि अगले बंदे को अगले प्रोफेसर को समझ में आए। सोच समझ के बोलें कि भाई आप बोल क्या रहे हैं। तीसरी पॉइंट ये है कि ये मेन क्वेश्चन है आप लोगों ने लाजमी पूछना है उससे, आर यू करंटली एक्सेप्टिंग आंसो या सीएससी स्टूडेंट्स फॉर 2026 इनटेक। कि भाई तू आप जो हैं वो 2026 की जो सीएससी स्कॉलरशिप इनटेक है या क्या कहते हैं आंसू स्कॉलरशिप के लिए स्टूडेंट्स को ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। और उसके बाद ये है कि आप लोगों ने सबसे पहले आपने
अपने इंट्रोडक्शन पे काम करना है वो लिखना है आपने, और उसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी है उसकी। उसके बाद प्रोफेसर की जो प्रोफाइल है उसको सही करके पढ़ना है आपने, कि प्रोफेसर ने रिसेंटली मतलब उसके लास्ट 2-3 साल में उसने कौन सा पेपर पब्लिश किए हुए हैं। जो पेपर आपको समझता आ रहा है उसका टाइटल उठाएं आप लोग, और उस पे देखें कि उसने क्या काम किया हुआ है, या कोई और टॉपिक जिस पे वो काम कर रहा है जो उसके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में से लिखी हुई हो वो लिखें, और उसका पेपर लिखें। उसको बताएं कि भाई आपका मैंने ये पेपर पढ़ा था, जो मुझे अच्छा लगा, या मैंने इससे रिलेटेड ये काम किया हुआ है। आपका अगर उससे रिलेटेड कोई इंटर्नशिप है, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है, तो आप वो भी बता सकते हैं उसे। मगर यह है कि ज़्यादा नहीं, 2 to 3 सेंटेंसेस, कि भाई आपका फ़लाँ पेपर जो है 2018 में 2020 में पब्लिश हुआ, वो मेरे से काम से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड मैंने बैचलर में काम किया हुआ है, इससे रिलेटेड मैंने मास्टर्स में काम किया हुआ है, और उससे मैंने ये पेपर पब्लिश किए हुए हैं। उस तरह उसको एक्सप्लेन करें इस पे, तो जाके उसको लगेगा कि भाई इस बंदे ने मेरे प्रोफाइल को रीड किया है, मेरे काम को समझता है, और इस बंदे ने इंटरेस्ट के साथ एक काम किया हुआ है। और आखिर में जब आपकी बात हो जाए, सब कुछ ख़त्म हो जाए, तो आप लोग उसको थैंक यू प्रोफेसर कहेंगे। इफ़ यू अलो मी आई विल सेंड माई CV एंड रिसर्च प्लान टू योर ईमेल। एक पोलाइटली मतलब उसको प्रोफेशनल वे में कॉल को एंड करना है। तो ये है मतलब क्या कहते हैं, मेरे आंसू स्कॉलरशिप का जो है एवार्ड लेटर, जो 2020 में 25 जुलाई 2020 ये डेट लिखी हुई है उन्होंने। उस वक्त तो उन्होंने भेजा था मुझे। अभी बात करते हैं कि मेरा जो ओवरऑल मैंने एक्सेप्टेंस लेटर किस तरह लिया था ना। तो ये है कि तकरीबन 2018 में मैंने एक पेपर पढ़ा था, मेरा जो करंट सुपरवाइज़र था PhD में उसका, वो मैंने 2018 में से उसको फॉलो किया हुआ था कि अगर मैं चाइना में PhD करूँगा तो मैं इस प्रोफेसर के साथ करूँगा, उसके सुपरविजन में करूँगा। तो 2000 उसके बाद जो भी उसके पेपर आए वो मैं पढ़ता रहता था, उसको फॉलो करता रहता था गूगल स्कॉलर के थ्रू, या बाकी जो वेबसाइट्स होती हैं उसके पेपर मैं चेक करता रहता था। उसके बाद तकरीबन 2020 की ऐसे समझें कि मार्च अप्रैल शुरू हो गया, तो मैं अप्लाई कर रहा था CSE के लिए। तो एक्सेप्टेंस मिल गए थे, मैंने अप्लाई भी कर दिया था 2-3 यूनिवर्सिटीज़ में। तो अभी आंसू के मतलब तकरीबन जो भी मेरे से रिलेटेड प्रोफेसर थे मैंने उनको ईमेल कर दिए थे, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा था। तो एक दिन बैठे बैठे मुझे मतलब ख्याल आया कि यार वे बंदे क्यों नहीं रिप्लाई कर रहे ना। थोड़ा हालांकि उस वक्त 2-3 पेपर पब्लिश भी हो चुके थे, प्रोफाइल भी अच्छा था, चाइनीज़ लैंग्वेज का भी कोर्स हमने किया हुआ था, मास्टर्स चाइना से था, तो प्रोफाइल मतलब काफ़ी स्ट्रांग था ना। तो एक डिप्रेशन टाइप का मतलब फील हो रहा था ना, कि यार इस बंदे ने इतने सारे बंदों को ईमेल की हुई है, फिर भी ये बंदे रिप्लाई नहीं कर रहे ना, ये तो गलत हो रहा है। तो फिर मुझे याद आया कि 2018 में मैंने एक प्रोफेसर का पेपर पढ़ा था, और उसके ये पेपर, तो फिर मैंने उसका प्रोफाइल मतलब चेक करना शुरू कर दिया ना। फिर उसकी वेबसाइट पे जाके मैंने चेक किया कि वो प्रोफेसर जो है वो चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस का है, और वो चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस जो है आंसू के उसमें आ रही है, आंसू स्कॉलरशिप, उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर मैंने उसका नंबर ढूंढा, पहले उसको ईमेल की, पहले मैंने उसको ईमेल की, ईमेल का रिस्पांस नहीं आया था, उसने भी नहीं किया था। तो फिर मैंने उसको डायरेक्ट नंबर निकाल के उसको कॉल की, कॉल करके मैंने उसको हेलो हाय किया। हेलो हाय के बाद मैंने उसको बताया कि 2018 में मैंने आपका ये पेपर पढ़ा था, 2019 में मैंने ये पढ़ा था, और तो उससे रिलेटेड मैंने मास्टर्स में ये काम किए हुए हैं, और मैं आंसू स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ। अगर आप लोग मतलब मुझे अपने ग्रुप में एक्सेप्ट करते हैं तो मैं अप्लाई करूँगा आंसू स्कॉलरशिप के, वो विच विल बी प्रोवाइडेड बाय चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस। तो कहता है कि ठीक है, मतलब आप मुझे अपनी CV फिर से सेंड करें, और मैं आपको CV देख के फिर बताता हूँ। तो मैंने उसको CV सेंड कर दी प्रोफेसर को। 2-3 दिन बाद उसने फिर मुझे मैसेज किया कि भाई आप अपने जो है सुपरवाइज़र उसका नंबर भेजें मुझे, मास्टर्स वाला। मैंने उसका सुपरवाइज़र का नंबर भेजा, तो उसने मेरे
ऊपर उसकी फीड कमेंट्स लिए कि भाई इस बंदे ने रिसर्च किस तरह की हुई है और किस तरह का इसका एटीट्यूड है रिसर्च के हवाले से या पढ़ाई में अच्छा है नहीं है वाट एवर, मतलब उन्होंने काफ़ी सारी बातें की ना। तो मेरे मास्टर्स वाले प्रोफेसर ने उसको अच्छे कमेंट दिए कि भाई अच्छा बंदा है, काम किया हुआ है, ये पेपर इसने लिखे हुए हैं। तो उसके बाद उसने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, मगर यह है कि उससे पहले हम इंटरव्यू लेंगे आपका। तो फिर उन्होंने एक इंटरव्यू अरेंज किया था तकरीबन 3-4 दिन बाद। उसमें 4 बंदे थे, 4 बंदों ने कोई राउंड अबाउट 30-40 मिनट का इंटरव्यू लिया था, 10-10 मिनट 15-15 मिनट के हवाले से। तो उसमें उन्होंने यही पूछा था कि भाई तूने ये जो काम किया हुआ है मास्टर्स वाला उसमें कौन से टेक्निक्स यूज़ किए थे, कौन सा मटेरियल यूज़ किया था, कौन सी मतलब टेक्निक कौन सी ये करेक्टराइजेशन जो है टेक्निक यूज़ की थी और वो क्या रिज़ल्ट थे। और मतलब तकरीबन जो भी था वो मास्टर्स की थीसिस में से था और मेरे जो पेपर्स थे उनके हवाले से था। और उसके साथ साथ उन्होंने ये पूछा था कि भाई चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस में पीएचडी क्यों करना चाह रहे हो। और उसके साथ उन्होंने अपनी लैब के हवाले से पूछा था कि लैब के बारे में आप क्या जानते हैं, कि हमारे कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं और आप आएंगे तो किस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे हमारे साथ। तो मैंने सारी इन चीज़ों का डिटेल में, और बाद में एक प्रोफेसर था उसने कोई थोड़ी बहुत चाइनीज़ में बात की थी तकरीबन 5-6 मिनट। तो ये चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी चेक करने के लिए। तो ओवरऑल मतलब इंटरव्यू एक बहुत ही एक अच्छा मतलब रहा था मेरा इंटरव्यू। तो उसके इंटरव्यू के बाद तकरीबन राउंड अबाउट 3-4 दिन के अंदर अंदर उन्होंने ऑफिशियल एक लेटर भी दिया था मुझे और कहा था कि आप 500 के लिए अप्लाई करें, हम आपके लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल कर देंगे। क्योंकि उस वक्त ये था कि आप प्रोफेसर की डिटेल फिल करते थे, ईमेल वगैरह नाम पोर्टल में, यूकास के पोर्टल में, तो उसको ईमेल जाती थी, वहाँ पे जाके वो खुद ऑनलाइन आपके लिए एक्सेप्टेंस फिल करता था। तो उस तरह फिर वो एक्सेप्टेंस के लिए अप्लाई कर दिया था, तो उसने प्रोफेसर ने फिल कर दिया था, तो बाद में मेरी एडमिशन हो गई थी। तो ये था मेरी छोटी सी जर्नी कि हमें मतलब ईमेल्स ना आई उसके बाद भी हम परेशान नहीं हुए और हिम्मत नहीं आ रही हमने, और दूसरे पहले तरीके से नहीं तो फिर दूसरे तरीके से हमने आंसर के लिए भी एक्सेप्टेंस ले लिया था। तो आप भी इन चीज़ों को फॉलो करके एक्सेप्टेंस लेटर ले सकते हैं। मगर ये है कि पाकिस्तान से कॉल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, थोड़ी एक्सपेंसिव होगी, मगर ये है कि जोंग जो है उसमें काफ़ी सारे पैकेजेस हैं इंटरनेशनल कॉल के। आप उसमें मिनट्स लेके उनके साथ लाजमी कॉल वाला जो है ऑप्शन ज़रूर ट्राई करें। स्पेशली यूकास में, शेंजन यूनिवर्सिटी में, यूएसटीसी में, जहाँ पे मतलब ये प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप्स हैं, उनमें लाजमी ट्राई करें। बाकियों में भी कर सकते हैं आप, सीएससी के लिए एक्सेप्टेंस के लिए कॉल कर सकते हैं। कॉल करते वक्त बस सिर्फ और सिर्फ ये बात ध्यान में रखनी है कि आपने पोलाइट रहना है, खामखा की इधर उधर की क्या कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना, और प्रोफेसर के साथ पोलाइटली बात करनी है आप लोगों ने। तो ये हो गया आज का वीडियो। इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में किसी नई स्टोरी के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून फॉर मोर। अल्लाह हाफिज़।